नमस्कार, मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप सभी लोगों को मैं दिल से सलाम करता हूं। आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत सारे वीडियोस मेरे अभी देखे जा रहे हैं। आज का वीडियो है समकालीन कविता की सामान्य विशेषताएं। सबसे पहले तो हम यह जान लें कि काव्य में समाज को दिशा निर्देश करने की क्षमता होती है। समाज में जो दिखाई देता है, जो अलग अलग स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनका विवेचन विश्लेषण कविताओं में होता रहता है और इसी कारण समाज सुधार की एक लहर समाज में आती है। आधुनिक काल की कविता को अनेक वर्गों में बांटा गया है। हम देखते हैं लगभग भारतेंदु काल से, जिसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है, फिर नवजागरण काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। उसके पश्चात छायावादी कविता है, प्रगतिवादी कविता है, प्रयोगवादी कविता है और यह समकालीन कविता है। लगभग सन 1960 के पश्चात की कविता को समकालीन कविता कहा जाता है और देश स्वतंत्र होने के पश्चात और 1960 के पश्चात भी देश आज़ाद हुआ, लेकिन देश की जनता जिस तरह से आज़ाद होनी चाहिए थी, जिस तरह से विकास उनका होना चाहिए था, वह विकास हमें दिखाई नहीं देता और इसलिए जो अलग अलग स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उन पर चर्चा करने का प्रयास या उन पर लिखने का प्रयास इन समकालीन कवियों ने किया है। हम देखते हैं समकालीन काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सन 1918 से 1936 के दरमियान जो काव्यधारा प्रचलित रही है उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया जाने लगा। 1937 से लेकर 1943 तक की काव्यधारा प्रगतिवादी काव्यधारा है। 1943 से 1960 तक की काव्यधारा प्रयोगवादी काव्यधारा है और 1960 के पश्चात अनेक विचारधाराओं से ओतप्रोत जो कविताएं लिखी जाने लगी, युगीन परिवेश विविध समस्याएं जिसमें चित्रित होती गई, उसे समकालीन कविता कहा गया है। समकालीन कविता की पहली महत्वपूर्ण विशेषता है साधारण जन की स्थिति का चित्रण। देश स्वतंत्र हुआ 1947 में। अब आज़ादी के सपने जनसाधारण की सर आँखों में थे। वे जानते थे अब एक सुजलाम सुफलाम भारत निर्माण होगा, बेकारी का नामो निशान मिट जाएगा, सभी खुशी से रहेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ राज्यों में, कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में ऐसा हुआ भी होगा, लेकिन और भी हमारा देश जो एक अखंड है, वहाँ पर कुछ स्थितियाँ कुछ इलाके में नहीं दिखाई देती। एक तरह की आज़ादी मिली, जनसाधारण की समस्याओं में विशेष अंतर नहीं आया। अतः समकालीन कविता में जनसाधारण की समस्याओं का चित्रण हुआ है। यह कविता सामान्य मनुष्य की उलझी हुई अनुभूतियों से जुड़ी है। आम आदमी के जीवन की समग्रता का चित्रण इन कवियों ने किया है। इस समकालीन कविता की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि समाज का यथार्थ चित्रण। समकालीन कवि सामाजिक यथार्थ के प्रति जागरूक हैं। धूमिल की काव्य पंक्ति देखिए, वहाँ कोई सपना नहीं है न भेड़िए का डर, बच्चों को सुलाकर औरतें खेत पर चली गई हैं, खाए जाने लायक कुछ भी शेष नहीं है। तो इस तरह से स्थितियाँ गंभीर है, गरीबी की समस्या है। तीसरी विशेषता है मोहभंग की स्थिति का चित्रण। भारतीय जनमानस के मन में यह धारणा थी कि देश की आज़ादी के बाद सही अर्थों में जनता आज़ाद होगी। बड़ी सुखद स्थिति की कामना की गई थी। जैसे जैसे वक्त बदलता गया वैसे वैसे समझ आ गई कि जो देशवासियों ने सपने देखे थे गलत साबित हुए। देश की युवा पीढ़ी इस स्थिति का अवलोकन करते थे। देश के कवि भी इस बात से अछूते कैसे रह सकते हैं। देखिए धूमिल ने उस वक्त का यह चित्रण किस तरह से किया है कि राजनीति का खेल किस तरह से उन्हें दिखाई दिया। 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है?
जिन्हें एक पहिया होता है या इसका कोई खास मतलब होता है। आज़ादी के बाद भी देश के अनेक प्रदेश अंधकारमय जीवन जी रहे हैं, जहाँ पर बिजली नहीं है। इस तरह से यह चौथी इस काव्य की विशेषता है कि व्यवस्था प्रजातंत्र का विरोध। आज़ादी के बाद देश को संभालने वाले हमारे देश के राजनेता थे। धीरे धीरे देश की गरीबी हटाने का वे प्रयास कर रहे थे, किंतु कठिनता यह रही कि देश की गरीब जनता की संख्या अधिक थी। इस काम को करने के लिए कुछ समय जाने वाला था, परंतु कितना समय गुजरने के बाद यह नहीं हो सका। इसलिए व्यवस्था प्रजातंत्र को दोषी ठहराने का काम कवियों ने किया है। देखिए यहाँ किस तरह से उनका वर्णन इस काव्य पंक्ति में हमें दिखाई देता है कि सिर कटे मुर्ग की तरह फड़कते हुए जनतंत्र में सुबह सिर्फ चमकते हुए रंगों की चालबाजी है। इन कवियों ने जनतंत्र का खुला विरोध किया है। नौकरी, गरीबी, कुर्सी, कानून, अस्त व्यस्त। वास्तविकता तो यह है कि इस व्यवस्था में हर आदमी कहीं न कहीं चोर है, और वास्तविकता में यह बात सत्य भी है। आज हम देखते हैं कि आज़ाद देश होने के बाद कितने ही दिन हुए, लेकिन इन चोरों की नगरी में हम देखते हैं कि गरीब जनता में उतना बदलाव नहीं आया जितना कि उन्होंने इन लोगों ने अपने आप में बदलाव किया हुआ है। कवि की कल्पना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। गलत राजनीति का विरोध, यह भी इस काल की कविता की विशेषता है। एक उदाहरण देखिए, मैंने राष्ट्र के कर्णधारों को सड़कों पर किश्तियों की खोज में फड़कते देखा है। राजनेता जहां जो उपलब्ध है वहां उसे नहीं ढूंढ रहे हैं। इन राजनेताओं का लक्ष्य राष्ट्र निर्माण न होकर अपने खुद का विकास है। राजनेताओं के साथ इन कवियों ने गलत राजनीति का भी खुलकर विरोध किया है। श्रीकांत वर्मा ने लिखा है कि सवाल यह है कि तुम कहाँ जा रहे हो, आश्वारोही यह रास्ता किधर जाता है। इस तरह से और कपिलवस्तु और नालंदा कोई नहीं जाता, कौशल अधिक दिन नहीं टिक सकता, कौशल में विचारों की कमी है। अर्थात राजनीति और राजनेताओं में विचारों की कमी होने के कारण देश आज तक खाई में व्याप्त है जो आज़ादी पूर्व थी। अतः समकालीन कवियों ने एक तरह विद्रोह ही अपनाया है, और समकालीन कविताओं में जो लिखा हुआ है, जो समस्याएं चित्रित है, मुझे लगता है कि वह समस्याएं सही हैं, क्योंकि वह आज भी हम देखते हैं कि कोई भी राजनेता या कोई भी किसी भी तरह का पक्ष हो, विपक्ष हो, हम देखते हैं कि खुद का विकास देश की किसी को पड़ी नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी है। विद्रोही स्वर भी इन कवियों में दिखाई देता है, जैसे कि नेताओं का भ्रष्टाचार, छल कपट, स्वार्थ, पाखंड, लोभ, ईर्ष्या आदि को इन कवियों ने अपनी अनोखी शैली में फटकारा है। देखिए धूमिल की काव्य पंक्तियाँ, इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि हर हाथ में गीली मिट्टी की तरह हाँ हाँ मत करो, तने अकड़ो, अमर बेली की तरह मत जियो, जड़ पकड़ो, बदलो अपने आप को बदलो, यह दुनिया बदल रही है। इन कवियों ने साधारण जनता से विद्रोह की मांग की है। हमें विद्रोह करना ही चाहिए, तभी राजनीति पलट सकती है, और कहीं न कहीं एक शिक्षित वर्ग को इस क्षेत्र में आने की ज़रूरत है। हे भाई, अगर चाहते हो कि हवा का रुख बदले तो एक काम करो। तो इस तरह से ये काव्य पंक्तियाँ हमें कुछ न कुछ करने की प्रेरणा देती हैं। सातवीं इस समकालीन कविता की विशेषता है कि मानवीयता, मानवतावाद, और असल में हर साहित्य की जड़ में हमें मानवीयता ही दिखाई देती है। इसलिए साहित्य हमें पढ़ना चाहिए। कविता हो, उपन्यास हो, कहानी हो, मराठी में उसे कादंबरी उपन्यास को कहा जाता है, और भी तरह तरह का साहित्य हमें पढ़ना चाहिए, जिसमें कवि के उद्देश्यों को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर एक धूमिल ने शोषक और शोषित पर कविता लिखी है। उसमें देखिए, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी खाता है न रोटी बेलता है, वह तो सिर्फ रोटी से खेलता है।
वह तो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वह तीसरा आदमी कौन है, इस पर मेरे देश की संसद मौन है। कितनी गहरी चोट और कितनी बारीकी के साथ यहाँ पर धूमिल जी ने आज के संसद भवन की यहाँ पर काव्य के माध्यम से उनकी स्थितियों को उजागर किया है। आगे देखिए, मैं देखता रहा, हर तरफ ऊब थी, संशय था, नफरत थी, मगर हर आदमी अपनी ज़रूरतों के आगे असहाय था। इस प्रकार आदमी को प्यार करने की वृत्ति, आदमियत को जिंदा रखने की स्थिति का वर्णन इन कवियों ने किया हुआ हमें दिखाई देता है। इस काल के प्रमुख और एक विशेषता है कि इस काल में सांप्रदायिकता का चित्रण भी हुआ है। सांप्रदायिकता एक शाप है। भारतीय व्यवस्था में प्रचलित कुछ ऐसे लोगों का वर्ग है जो धर्म के नाम पर अपना पेट भरना चाहते हैं। भारत की ऐतिहासिक खोज करने पर पता चलेगा कि हर समय में यह वर्ग धर्म के नाम पर गरीबों, असहायों, विधवाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों का शोषण करता रहा है। तो इसका विरोध भी कवियों ने किया है। यह कविता केवल कहने के लिए ही नहीं बल्कि इसका कला पक्ष भी बहुत मायने रखता है। एक उदाहरण देखिए, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर एक आदमी एक जोड़ी जूता है। मेरे जो सपने का सामने मरम्मत के लिए खड़ा है, यानी कि समकालीन कविता में प्रबल जिजीविषा है, यानी कि जीवन जीने की विशेष वृत्ति है। लोक भाषा, नवीन शब्दों, नवीन प्रतीकों, उपमानों, छंदों का प्रयोग इन कवियों ने अपनी कविता में किया हुआ है। तो इसलिए हमें समकालीन कविता को पढ़ना चाहिए, उसकी मूल संवेदना को जानना चाहिए। निष्कर्ष रूप में उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इस काल की कविताओं में काल संस्कृति विद्यमान है। इस कविता में असंतोष, शेष, उत्पीड़न जन्य आक्रोश और विद्रोह विद्यमान है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार समकालीन साहित्य की पहचान रचनाकार के विजन को पकड़ने की चुनौती में है। इस प्रकार समकालीन कविता समाज सापेक्ष है, समाज के लिए है, आज की स्थितियों का वर्णन करने वाली ये कविताएं हैं और समाज को जागरूक करने वाली ये कविताएं हैं और मानवीयता इसके केंद्र में है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह से शैक्षिक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।